हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। आज देख लेते हैं एक्सप्लेन पेज पे कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। देखिए, दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक तो ये वाला है जिसमें फार्म एक्ट का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेगमेंट को अगर देखें और इंडिया का जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन फार्म एक्ट्स को देखें तो क्या क्या क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब और केरला दोनों मिलकर के अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं कि कैसे भी करके ये जो 3 रिफॉर्म लाने के लिए गवर्नमेंट ने बिल्स पारित करवाए हैं, उनको प्रेसिडेंट की एसेंट भी मिल गई है, आज वो एक्ट बन चुके हैं। उन एक्ट्स को कैसे स्ट्रक डाउन किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बेसिस पे, वो अपन जानने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला आर्टिकल बहुत ही अच्छा है। ESG फंड्स ये क्या होते हैं और किस तरीके से आज इंडिया में और वर्ल्ड वाइड आप देखोगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो ESG फंड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों आर्टिकल्स डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है द फार्म एक्ट्स एंड फेडरलिज्म। अभी संडे को प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दी है। जो 3 बिल्स पारित हुए थे उन तीनों बिलों के हिसाब से अगर देखें तो अभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं लगातार है। और स्पेसिफिकली देखिए कंट्री में तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब, इन तीनों स्टेट्स ने तो बिल्कुल ये कह दिया है कि हम इन लॉज को इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे। दूसरी तरफ केरला और पंजाब ने डिक्लेयर किया है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और इससे एक कदम आगे केरला कांग्रेस के एक MP जिनका नाम है प्रतापन TN, उन्होंने तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगा दी है इन लॉज के अगेंस्ट में कि कैसे भी करके इनको स्टक डाउन करो। अब देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं इन अगर फेडरलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। सबसे पहला, व्हाट आर द ब्रॉड आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द लॉ। लॉ को कौन से तो आर्ग्यूमेंट्स फेवर कर रहे हैं, कौन से अगेंस्ट में जा रहे हैं, वो अपन जानने की कोशिश करते हैं एक एक एक्ट के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट क्लेम ये कर रही है कि ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमने 3 एक्ट जो पारित करवाए हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, की जो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी क्रॉप उसका आउटकम निकलेगा उनके खेतों से, उसके लिए वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो उनके पास में एक फिक्स और एग्रीड रिम्यूनरेशन मिलेगा। कहने का मतलब वो पहले से प्राइवेट सेक्टर से डील करके रखेंगे तो उनको चाहे कैसी भी सिचुएशन बने आगे आने वाले टाइम पे उनको वो प्राइस मिल ही जाएगी, चाहे प्राइस राइज हो चाहे प्राइस लो हो। तो यहाँ पर फार्मर्स को एक तरीके से प्राइस इंश्योरिटी मिल जाएगी, तो एक प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू का काम कर पाएगा। दूसरी तरफ अगर अपन देखिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स, वो ये कहते हैं कि जब प्राइवेट प्लेयर्स, पावरफुल इन्वेस्टर्स अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाएंगे तो वो तो कहीं ना कहीं कॉरपोरेट सेक्टर को तो फेवर करेगा, और जो बेचारे गरीब छोटे मजले जो किसान हैं, मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं वो घातक साबित हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर अगर स्टेट्स की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो पुअर कैटेगरी में आया करते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना हो जाएगा कि किस तरीके से वो जो कॉन्ट्रैक्ट अगर करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज क्या रहेगी। फार्मर्स वैसे ही गरीब है, वो कैसे इन लीगल इश्यूज़ को टैकल कर पाएंगे अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर कहीं धोखा दे दी तो इन फार्मर्स को। तो ये इश्यूज़ आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें, गवर्नमेंट जो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जो APMCs को बाईपास करने की बात कर रही है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ये बोलती है कि फार्मर्स को एक फ्रीडम मिलेगी कि एनीवेयर इन द कंट्री दे कैन सेल देयर प्रोड्यूस, अपने प्रोड्यूस को वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी बेच सकते हैं। जबकि अपोजिशन पार्टीज़ ने ये कहा कि इस तरीके से तो एग्रीकल्चर को आप कॉर्पोरेटाइज कर दोगे, जहाँ पे मार्केट के साथ में एक तो मानसून हमारे यहाँ पर अनप्रडिक्टेबल रहता है, पता ही नहीं रहता कि कब मानसून अच्छा आएगा कब नहीं आएगा। अब रही सही में मार्केट फोर्सेस को अगर आपने ज़्यादा एम्पावर कर दिया तो ये दोनों के दोनों फैक्टरी जब एक तरीके से अनप्रडिक्टेबल रहेंगी, जिसका पता ही नहीं है कि आने वाले टाइम पे प्राइस राइज होगी, प्राइस डाउन जाएगी, तो उसका रेपरकशन तो ज़रूर हमारे फार्मर्स को फेस करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने का कारण बन सकता है। तो इस तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज़ है वो ये कह रही है कि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ अगर एग्रीकल्चर का हो जाता है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल हो जाएगा, तो इस तरीके से मार्केट और मॉनसून दोनों ही अनप्रडिक्टेबल फैक्टर हो जाएंगे, तो फार्मर्स के लिए और ज़्यादा परेशानी का कारण बनेगा। दूसरी तरफ अगर सरकार ये कहती है कि APMC के बाहर अगर फार्मर्स अपना प्रोड्यूस सेल आउट कर सकते हैं तो वो तो आज भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि ये चीज़ है कि हाँ, वो कोई अपना खुद का फ़ी और सेस जो एक्स्ट्रा है वो नहीं लगा सकते, वहाँ पर गवर्नमेंट अपने आप में कंट्रोल करके रखती है।
तो यहाँ पर पॉइंट जो आ रहा है वो ये कि जो मेन प्रोटेस्ट हो रहा है वो पंजाब और हरियाणा में, तो गवर्नमेंट के पास में कहीं ना कहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास में, अगर एपीएमसी के अंडर में वो सेल आउट करते हैं ना कोई भी फार्मर अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, तो इनके पास में टैक्सेस कलेक्ट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, एक तो मार्केट फ़ी आती है, एक रूरल डेवलपमेंट फ़ी आती है, और एक आड़तियाज का जो कमीशन बनता है वो। तो पंजाब में अगर ये देखें तो टोटल अब देखोगे तो ये तीनों का आप रेस्पेक्टिव जो रेशियो है वो है 3-3-2.5%। इसी तरीके से हरियाणा में 2-2-2.5% होता है। तो ये अपने आप में स्टेट रेवेन्यू के लिए बहुत बड़ा रिसोर्स बन जाता है अगर अपन बात करें पर्टिकुलर दोनों स्टेट्स की। तो इस चक्कर में अगर आज स्टेट्स को परमानेंटली ये कह दिया जाए कि भाई आपको एपीएमसी बाईपास करने का मौका है, तो वहाँ पर हरियाणा और पंजाब में, पंजाब को जहाँ पर 3500 करोड़ रुपए की रेवेन्यू की प्रॉब्लम होगी, तो वहीं पर हरियाणा को 1600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होगा एनुअली। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये अपन गवर्नमेंट की तरफ से जो फेवर आ रहा है फार्मर्स या अपोजिशन की तरफ से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से जो एक तरीके से अगेंस्ट में बोला जा रहा है, वो चीज़ अपन ने जानने की कोशिश की। नेक्स्ट जो बात आती है वो है कि ये जो क्वेश्चन है इन लॉज को लेकर के, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कहाँ तक अपन चेक कर सकते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस वर्डिक्ट्स की बात करें तो उसमें एक केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एचएस डिल्लो, जो कि 1972 का केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये कहा था कि किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करने के लिए अगर आप चैलेंज करते हो उस लेजिस्लेशन को या उस लॉ को, तो वो 2 ग्राउंड्स हो सकते हैं। पहला ग्राउंड तो ये कि वो सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट में है, दूसरा ये कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। ये चीज़ बोली गई थी 1972 में। तो इस तरीके से पार्लियामेंट्री पावर्स जो कि एग्रीकल्चर पे अभी अब जो आई है, जो पार्लियामेंट ने एग्जीक्यूट की है या गवर्नमेंट ने जो बिल्स पारित करवाए हैं, तो उनको अगर देखिए तो उस जगह पे फेडरलिज्म और स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्वेश्चन आता है, ये सवाल चेक करने हैं सुप्रीम कोर्ट को। दूसरा, क्या पार्लियामेंट के पास में ये पावर्स हैं कि वो एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेटेड कोई कानून बना सकती है। तीसरा, कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए क्या ये लॉज हैं या फिर जो ये लॉज लाए गए हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की ज़रूरत है हमारे यहाँ पे। तो इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए अपन थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे इस पूरे आर्टिकल को। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन जो हैं इस पिटीशन में जो लगाया गया है कांग्रेस के एमपी के द्वारा, या फिर जो अब पिटीशन लगाई जाएगी केरला और पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द एक्ट्स विल बी चेक्ड। तो अगर अपन केस देखें रामकृष्णा डालमिया वर्सेस जस्टिस एसआर तेंदुलकर और अदर्स के जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ चेक जब करते हैं तो ये देखा जाता है कि अगर जो भी पिटीशन लगाई जा रही है यहाँ पर स्टेट्स के द्वारा, तो इसका बर्डन जो है ना वो ये स्टेट्स के ऊपर ही जाता है कि वो इस चीज़ को प्रूव करे कि वाकई में ये जो लॉज हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक तरीके से रेलेवेंस में नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टेट्स के ऊपर है कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस अगर जितने भी लॉज पार्लियामेंट्री लॉज आए हैं उनको स्टक डाउन करने से अभी अपने आप को रोक रखा है, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हो या अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए जिसमें अमेंडमेंट किया गया था उसकी बात हो। तो दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक एग्जीक्यूटिव्स के अगेंस्ट में जाने की कोशिश नहीं की है। तो आप देखोगे जो 3 लॉज जो आए हैं अभी, एक तो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करता है वो हो गया, एपीएमसीज को बाईपास करने की बात होगी। तो इनकी अगर बात करें तो इनके ऑब्जेक्ट्स में या इनके रीजन्स में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बेसिस पे पार्लियामेंट ने ये कानून लाए हैं। कहने का मतलब पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन या कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट में रख करके फिर ये लेजिस्लेशन लाने की ज़रूरत नहीं समझी। कहने का मतलब उनको छोड़ा गया है। तो अब बात करते हैं आगे कि क्या इन लॉज में कोई फेडरलिज्म का इशू आता है। ये जो कानून बनाए गए हैं तो यहाँ पर फेडरेशन का मतलब कि बहुत सारे स्टेट्स और ऊपर हो गई सेंटर, तो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के कंसर्न को क्या एड्रेस करने की बात है या फिर फालतू में ये बातें बन रही हैं कि फेडरेशन का कहीं ना कहीं वायलेशन हुआ है। यहाँ पर देखते हैं अपन। देखो फेडरलिज्म हमारे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट
पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टेट्स के पास में फ्रीडम होती है कि वो अपने खुद के डोमेन में अपने खुद के लॉज बनाए और उनको इम्प्लीमेंट करे, जो कि हमारे 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, जिसमें 3 लिस्ट दी हुई है, जिसमें एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट, जिसमें अभी 97 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर देती है कानून बनाने के लिए आर्टिकल 246 के अंडर में। दूसरी तरफ स्टेट लिस्ट है, जिसमें 66 आइटम्स आते हैं, तो उसको उनमें स्टेट्स के पास में एक्सक्लूसिव उनके पास में एक तरीके से सब्जेक्टिविटी है कि वो अपने हिसाब से अपने कानून बना सकते हैं उन 66 के 66 सब्जेक्ट्स पे। तीसरी लिस्ट आती है दैट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं, जिस पे स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। बट अगर दोनों के केसेस में अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो पार्लियामेंट का कानून आर्टिकल 254 के अंडर में प्रिवेल करेगा, मतलब स्टेट का कानून जो है वो दब जाएगा। तो इस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो कहीं ना कहीं यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट में अपने कानून बना सकती है। अब बात आती है स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट में कुछ अनअवॉइडेबल या सर्टेन सर्कमस्टांसेस की बेसिस पे पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट पर भी। मैं रिपीट कर रहा हूं, पार्लियामेंट सर्टेन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे खुद कानून बना सकती है। ठीक है, कौन से पे? स्टेट लिस्ट पे। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली सर्टेन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे पार्लियामेंट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो कानून बना सकती है स्टेट सब्जेक्ट्स पे। अब बात करते हैं एक केस की, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1962 में आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो फेडरल टर्म जो है ना वो कहीं पर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जबकि एसआर बोमई केस जो आया था यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में, उसमें 9 जजेस की जो बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उन्होंने ये बोला कि फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन अगर किसी भी एंट्री जो कि शेड्यूल 7 के अंडर में लिस्ट 1 और 2 के अंडर में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें या फिर कोई भी फिस्कली कॉन्ट्रेरी कोई भी एक्टिविटी यूनियन अपने हिसाब से काम करने की बात करती है, तो वहाँ पर यूनिटरी को इम्पोज नहीं कर सकती, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो फेडरेशन का सेगमेंट है वो अभी करंट जो जजमेंट है ना, जिसके बेसिस पे हम इंटरप्रीट कर रहे हैं, दैट इज एसआर बोमई केस, तो उसके बेसिस पे जो कभी भी कानून अगर बनेगा ना, लिस्ट 1 हो चाहे लिस्ट 2 हो, उसमें फेडरल एंटिटी को या फेडरल अपना जो आइडिया है उसको ज़रूर अपहेल्ड किया जाएगा, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से ये जो लेजिस्लेशन लाए गए हैं, तो इन लेजिस्लेशन को इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बेसिस पे देखें तो आर्टिकल 245 और आर्टिकल 254, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का अपने आप में फेडरल स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे यहाँ पर कोई भी कानून बनता है तो इसको एग्जीक्यूटिव जो या फिर लेजिस्लेचर हो वो अगर अपना रोल प्ले करती है, जैसे लेजिस्लेशन में भी कानून आए हैं या एग्जीक्यूटिव कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लेते हैं, तो वहाँ पर फेडरलिज्म या फेडरेशन के स्ट्रक्चर को अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि क्या फेडरलिज्म जो टर्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है? तो यहाँ पर बात ये निकल के आती है भाई, न तो फेडरलिज्म, न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, न सेपरेशन ऑफ पावर, ये जो टर्म्स है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड ही नहीं है। ये केवल एक एसेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की, ये एक आइडिया है जिस पे बेस्ड हमारे यहाँ पर काम होता है। तो ये जो टर्म्स है ना, ये एकदम यूँ आप पढ़ने को नहीं मिलेगी। आपने भी एम लक्ष्मीकांत या फिर बसु जो बुक आती है वो पढ़ी होगी आपने, तो कहीं पर भी अपने को डिटेल ये चीज़ें एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी हुई मिलती है, ये केवल आइडिया चल रहा है। अब बात आती है कि एग्रीकल्चर में ये जो वेयर इज एग्रीकल्चर इन स्कीम ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, तो अगर कानून बनाने की पावर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्रीकल्चर जो है वो किस डोमेन में आती है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 7th शेड्यूल में टोटल 15 बार एग्रीकल्चर जो टर्म है वो आता है, जिसमें यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82, 86, 87 और 88 में नाम आता है एग्रीकल्चर का। अगर आप स्टेट लिस्ट की बात करो तो वहाँ पर एंट्री 14 में नाम आता है, तो एंट्री 18 में भी नाम आता है, तो एंट्री 28 में भी आता है, एंट्री 30 में भी आता है, एंट्री 46 में भी आता है, एंट्री 48, 47। तो इस तरीके से स्टेट लिस्ट में भी बहुत बार नाम आता है, चाहे वो एग्रीकल्चर, एजुकेशन, रिसर्च एंड पेस्ट प्लांट डिजीज़ की बात करें या फिर राइट इन ओवरलैंड एंड
लैंड टेन्योर, रेंट ट्रांसफ़र, एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लोन्स, इनके बारे में बात कर लो। तो इस तरीके से बहुत बार स्टेट लिस्ट में भी नाम आता है। इसी तरीके से कॉन्करेंट लिस्ट में भी देखें तो एंट्री 6 में भी एग्रीकल्चरल टर्म की बात आती है, तो एंट्री 7th है उसमें भी बात आती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं बहुत, और एंट्री नंबर 41 जो है कॉन्करेंट लिस्ट की, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर की बात आती है। तो कहने का मतलब तीनों लिस्ट्स में एग्रीकल्चर टर्म जो है वो बात होती है। अब बात ये आती है, हम जानते हैं कि यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इस पर तो डेफिनेटली पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है। पर अगर यहाँ पे इन एंट्रीज़ को देखें ना, कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री को और यूनियन लिस्ट की एंट्री को, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर चीज़ बोलती है कि पार्लियामेंट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती है एग्रीकल्चर। अगर उस पर कानून बनाएगा तो स्टेट लेजिस्लेचर ही बना सकती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं स्टेट्स को एक अपर हैंड देती है। ये स्टेट्स का एक एक्सक्लूसिव डोमेन है एग्रीकल्चर, जिस पे स्टेट्स अपना खुद का कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पर बात ही आती है, तो किस बेसिस पे पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया। देखो, कॉन्करेंट लिस्ट में जो एंट्री 33 है ना, वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को एक फेयर सपोर्ट करती है। कैसे? क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में बिल्कुल मेंशन किया हुआ है कि ट्रेड एंड कॉमर्स, या फिर प्रोडक्शन हो, या फिर सप्लाई हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी डोमेस्टिक या इंपोर्टेड इंडस्ट्री बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट हो, तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि एग्रीकल्चर को आप इंडस्ट्री कैसे कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर तो दूसरी चीज़ है। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है, जो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि ऑयल सीड हो गए, ऑयल्स हो गई, या कैटल फॉडर हो गया, या कॉटन या जूट हो गया, तो सेंटर यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए या फिर इनसे रिलेटेड जितना कुछ भी लेन देन हो, जो भी मार्केट हो, तो उसको गवर्नमेंट के हाथ में, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर आती है एंट्री 33 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर में। बट पॉइंट ये आता है कि भाई आपने एजुकेशन या फिर फार्मिंग, ये तो ऑक्यूपेशन है, ये कोई ट्रेड या फिर कॉमर्स थोड़े ना है। आप फूड स्टफ को किस तरीके से, मतलब फूड स्टफ जो कि कंज्यूम किया जा सकता है, उसको आप एग्रीकल्चर का सिनोनिम कैसे बना सकते हो, जबकि फूड स्टफ तो बहुत सारी प्रोसेसिंग होने के बाद में बनता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो प्रोविजन है एंट्री 33 के अंडर में, वो तो फूड स्टफ्स को रेगुलेट करने की बात कर रहे हो ना आप। तो फूड स्टफ तो आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब वो तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया, जबकि एग्रीकल्चर तो रॉ मटेरियल देता है, उसकी बात हो रही है। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर को आप ट्रीट कर सकते हो सेंट्रल लॉज के बेसिस पे। आगे अगर सवाल करें कि तो आगे अगर अपन देखें, सो व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ लेजिस्लेशन दैट कवर्स एंट्रीज इनटू 2 लिस्ट। अगर 2 लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो उस केस में क्या करना चाहिए। ये सवाल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 27, कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 33, ये दोनों की दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, या फिर इस जो सेंटर है वो एंट्री 33 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट का फायदा उठा रहा है, या फिर उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं लॉज लेकर के आ गया। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, दैट इज स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला। इसमें कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन निकाला, दैट वाज पिथ एंड सब्सटेंस। इसमें यह बताया गया था कि कोई भी लेजिस्लेशन आए, कोई भी कानून आए, तो उसका कैरेक्टर अगर आपको लगे कि ओवरलैप हो रहा है 2 एंट्रीज के बेसिस पे, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जब चेक की जाएगी उस लेजिस्लेशन की, तो उसमें ये ध्यान दिया जाएगा कि कौन सा जो लिस्ट है वो ज़्यादा रेलेवेंट है, कौन सी लिस्ट की एंट्री ज़्यादा रेलेवेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को टच कर रही है। अगर यहाँ पर स्टेट लिस्ट का ज़्यादा इफेक्ट आता है इन लॉज में, तो देखो सेंटर का यहाँ पे लोअर हैंड चला जाता है। और अगर कॉन्करेंट लिस्ट के बेसिस पे जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं, जो तीनों रिफॉर्म्स के जो बिल लेकर के आए हैं, अगर उसमें कॉन्करेंट लिस्ट अपर हैंड रखती है स्टेट लिस्ट के कंपैरिजन में, तो फिर बाद में स्टेट्स का जो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली सबमर्ज हो जाएगा, सबज्यूम हो जाएगा, उनका ज़्यादा सेन नहीं रह पाएगा। तो पॉइंट ये आ रहा है कि कौन सी लिस्ट रेलेवेंस ज़्यादा दिखाती है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनली इन प्रोविजंस को लेकर के, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो ये चीज़ डिसाइड करनी है सुप्रीम कोर्ट को। अब ये जो कानून जो लेके आए हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट अमेंडमेंट को छोड़ करके 2 जो कानून है मेन उनकी बात कर रहे हैं, तो उनमें अगर देखें एंट्री 14, 18, 46 ऑफ स्टेट लिस्ट और एंट्री 7 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ये कहीं ना कहीं आपको चेक करनी है। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, उसमें इस एक डॉक्ट्रिन को
लेकर आई गवर्नमेंट और उसमें ये कहा कि भाई आप कलरेबल लेजिस्लेशन नहीं कर सकते हो। कलरेबल का मतलब कि केवल बाहर से रंग चेंज कर दिया और अंदर से वो की वो चीज़ है तो आप नया कानून नहीं ला सकते। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा कि जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो उसको आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये जो केस है ये कहीं ना कहीं स्टेट्स को फेवर करता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा एक केस हो रहा है दैट इज आईटीसी लिमिटेड वर्सेस एपीएमसी 2002। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे स्टेट लॉज को अपहेल्ड किया था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट्स का अपना खुद का डोमेन है। क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोबैको बोर्ड एक्ट 1975 जब लेकर के आया था तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई टोबैको का अल्टीमेटली प्रोडक्शन तो हो तो रहा है एक एग्रीकल्चर सेगमेंट में ही ना, तो स्टेट अपने हिसाब से उसको ट्रीट करेगा, ना कि आप एंट्री लेकर के आ रहे हो यूनियन लिस्ट की जो 52वीं एंट्री है और कॉन्करेंट लिस्ट की 33वीं एंट्री है उसके बेसिस पे ये कह दो कि भाई टोबैको तो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अरे उसके लिए जो मटेरियल आ रहा है दैट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, वो तो एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है। तो ये चीज है ये और ज्यादा स्टेट्स को स्ट्रॉन्ग हैंड बना देती है। तो अब बात आती है व्हाट इज द गवर्नमेंट स्टेटेड, गवर्नमेंट ने अभी तक कहा क्या है। देखो इन रिफॉर्म से पहले अशोक दलवई और रमेश चंद कमेटी बिठाई गई थी रमेश चंद की लीडरशिप में। तो इन्होंने भी ये कहा कि बोला एग्रीकल्चर मार्केट जो है इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर के आना चाहिए जिससे कि सेंटर का भी से हो जाए। अब बात ये आती है कि अभी तक तो क्या है कॉन्करेंट लिस्ट के एंट्री 3 के अंदर फूड स्टफ तो है जिसके बारे में अपन ने देखा कि ये जो फूड स्टफ के बेसिस पे पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं, बट आप एग्रीकल्चर को फूड स्टफ के सिनोनिम कैसे बना सकते हो, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। दूसरी बात ये कि लोकसभा में नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स जो है जिसके हेड थे स्वामीनाथन, जिसको स्वामीनाथन कमीशन भी बोलते हैं अपन, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि बोला एग्रीकल्चर मार्केट को आप कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड कर दो। बट गवर्नमेंट ने खुद ने ये चीज बोली है कि हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम एग्रीकल्चर मार्केट को कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड करें। दैट मीन्स एग्रीकल्चर मार्केट में जो स्टेट्स का जो मेन से है उसको हम खत्म नहीं करना चाहते। तो इस तरीके से ये जो एविडेंसेज है ना वो कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प कर रहे हैं कि कहां पर तो स्टेट गवर्नमेंट अपर हैंड में है और कहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपर हैंड में है। तो अब ये देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से अपने जो वर्डिक्ट हैं उनको रिव्यू करता है और किस तरीके से इस इश्यू को हैंडल करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है ईएसजी फंड्स के लिए। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं ईएसजी फंड्स क्या है। देखो अभी क्या है जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं या जो भी इन्वेस्टर्स हैं ना वो उन्हीं कंपनियों में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कंपनियां एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही हैं, जो कि सोशल सिक्योरिटी या सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़ में काम कर रही हैं। मतलब अगर देखें तो एथिकल जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं बिजनेस हाउसेस के द्वारा उन कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहा है। इसी तरीके से एम्प्लॉय फ्रेंडली रिकॉर्ड कौन सी कंपनी का अच्छा है वो देखा जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो अभी जो रिकॉर्ड आप देखो तो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है ना उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो यूथ हैं वो एस्पायर कर रहे हैं कि कैसे भी करके एक रिस्पॉन्सिबल, एक सोशली रिस्पॉन्सिबल, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल और कॉरपोरेट गवर्नेंस जिस कंपनी की अच्छी हो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहे हैं। अब आईसीआईसीआई की बात कर लो या फिर बहुत सारे कोटक महिंद्रा ग्रुप जो है उनके म्यूचुअल फंड्स की बात कर लो तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है यही देख के आ रहा है। अब बात ये आ रही है कि ये जो इतना बात अपन कर रहे हैं ईएसजी फंड्स की, तो ये इन पे इतना फोकस आया कैसे? क्योंकि हमने देखा कि जो भी ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी ना उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ये था कि भाई कैसे भी करके हमें बेनिफिट हो। अब यूथ बहुत अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं कि हमारे प्लेनेट को बचाने में कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। जब इंटरव्यू लिया गया निमेश शाह जो कि एमडी सीईओ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के, तो उन्होंने ये बोला कि आने वाले दिनों में ये ईएसजी का जो फंडिंग है ना ये और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि आज सस्टेनेबल ग्रोथ की जब बात की जाती है जो कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हमें प्रोटेक्ट करनी है, तो उसके लिए आज का यूथ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। अब बात ये आती है कि ये बड़ी बात क्या है इस ईएसजी में।
तो भाई साहब बात ये है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है आज के टाइम पे। अगर ESG की बात करें तो लगभग $40.5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इंडिया में भी चाहे वो SBI हो या ICICI हो, चाहे महिंद्रा ग्रुप हो, चाहे कोटक ग्रुप हो, सारे के सारे इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए हमें इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब बात ये है कि ये ESG जो फंड्स हैं ये क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है कि एक तो कंपनीज़ को बेटर गवर्नेंस लेनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, एथिकल प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेजर्स को लेना पड़ेगा, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। आज अगर पेंशन फंड्स की बात करो या सोवरन वेल्थ फंड्स की बात करो, वो हर कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। चाहे वो पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली कंपनीज़ हैं, उनमें तो इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा कम हो गया, बजाय कि जो सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज़ हैं जो अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं उनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है। टोबैको कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट लाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर ओवरऑल वर्ल्ड देखा जाए तो टोबैको इंडस्ट्री या टोबैको की वजह से कहीं ना कहीं 6 मिलियन एनुअल डेथ्स होती हैं, चाहे कैंसर की वजह से हो चाहे किसी और वजह से हो। तो जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है हमारे प्लेनेट के लिए, सर्वाइवल के लिए, हमारे सस्टेनेबल ग्रोथ के अगर कहीं पे भी हिंड्रेंस बनेगी, उनके लिए बहुत मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना उन सबको। टेक्नोलॉजी किस तरीके की है, वो किस तरीके से अवेल कर रही हैं कंपनियां कि हाँ अभी एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें इन्वेस्ट करती है। कोल बेस्ड जो फार्म जो इंडस्ट्रीज है उनमें इन्वेस्टमेंट कम आएगा, जबकि सोलर बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने का चांस है। दूसरा, जो भी एफ्लुएंट निकलता है, जो भी पॉल्यूटेड मटेरियल निकलता है, उसका ट्रीटमेंट कौन सी कंपनी, कौन सी फैक्ट्री अच्छे से कर रही है, कौन सी नहीं कर रही, वो मैटर करेगा। डिस्चार्ज जो है, जो भी अनट्रीटेड वेस्ट है उसको मिट्टी में छोड़ा जा रहा है या फिर नदियों में छोड़ा जा रहा है, ये भी देखना शुरू कर दिया आजकल इन्वेस्टर्स ने। वाटर और एयर पॉल्यूशन कौन सी कंपनी कम फैला रही है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ज़्यादा जो फैला रही है पॉल्यूशन उसमें कम इन्वेस्टमेंट जाता है। इस तरीके से आप देखो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं सोसाइटी के, वो भी अब धीरे धीरे इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ पे यही आ जाता है कि चेंज क्या आएगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली कौन सी कंपनी है, कॉरपोरेट गवर्नेंस कौन सी कंपनी की अच्छी है, और कौन सी कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिबल है, सोशल हार्मनी प्रमोट करने में, हमारे यहाँ पर जो एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स हैं उनको कौन कंट्रोल करने में काम कर रहा है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आज इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो पॉइंट ये आ जाता है अगर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम कि ESG फंड्स क्या हैं, रिसेंटली न्यूज़ में थे, तो आपको ये क्लियर हो चुकी होगी। तो ये डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।